सोया अब तो कोई नहीं है, जाग तो सब गए हैं, अब बदलाव भारत का बहुत दूर नहीं है। आप सबने जो लड़ाई लड़ी हमें वो विरासत में मिली है, तो हिम्मत भी हमें वो विरासत में मिली है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसका भरोसा और वादा हमें इस आंदोलन से करना चाहिए। इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमीशन का नाम लिए होते, अगर नहीं लिए तो तुम फेक ओबीसी हो, ये बात हम कहने आए हैं। इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री अगर वाकई ओबीसी है तो पहली घोषणा ये करे, जाति जनगणना करके गिनो कि हमारी आबादी कितनी है और जितनी आबादी है फिर उतने आरक्षण की घोषणा करो, तब हम मानेंगे कि तुम ओबीसी हो, वरना फेक ओबीसी रहोगे। जब भारत बर्बाद होगा, संविधान बर्बाद होगा, तो कितनी भी बड़ी जाति की महासभा होगी, एक दिन उसका भी नंबर आएगा। इसलिए जाति के सम्मेलनों से तो ये बचाव नहीं होने वाला। इस देश में आज भी एक बात बोली जाती है देश के कोने कोने में कि जिस दिन ओबीसी जाग जाए उस दिन देश बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन और इस तरह के तमाम खेमे के लोगों को एक साथ बिठाकर एक संदेश तो दिया जा रहा है कि सोया अब तो कोई नहीं है, जाग तो सब गए हैं, अब बदलाव भारत का बहुत दूर नहीं है। मैं इस उम्मीद से इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूं। और ये बात इसलिए भी गौरतलब है कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी जिसे एक पहचान के नीचे संगठित होकर के इस मुल्क को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ने का मादा रखती है, उन किसान, कामगार, कमेरा, मेहनतकश आवाम के बीच ये जितनी ओबीसी में आने वाली जातियां हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। तो ये दुनिया बर्बाद हो रही हो तो बचाने वाले भी आप ही हैं। और इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ अपने उन तमाम नायकों और मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ लोग जो बोलकर चले गए या अभी हैं, उन सब को जब सुनता हूं तो बतौर नागरिक मुझे एक गर्व होता है, एक हिम्मत मिलती है कि आज हम जैसे तमाम नौजवान जब इस मुल्क के तानाशाहों के आंख में आंख डाल करके हक हुकूक की बात बेखौफ होकर के बोल पा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों का संघर्ष शामिल है जिन्होंने हमें यह जगह मुहैया कराई है। अगर ये न लड़े होते तो शायद हमें यह मौका न मिल पाता। उनमें से कुछ तस्वीरें इस पोस्टर पर हैं। कुछ लोग अभी हाल ही में गुजरे समाजवादी आंदोलन के तमाम नेताओं में से शुमार माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी, इन दोनों की स्मृतियों को भी याद करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी तमाम विरासत के लोग अभी हमारे बीच हैं जिन्होंने जाने कितनी लाठियां खाई, जाने कितने आंदोलन किए, संघर्ष किए। आप सब ने जो लड़ाई लड़ी हमें वो विरासत में मिली है, तो हिम्मत भी हमें वो विरासत में मिली है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसका भरोसा और वादा हमें इस आंदोलन से करना चाहिए। और मुझे खुशी है सीमा कुशवाहा जी ने जब बोला तो इस बड़ी एका में जो चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली हैं उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया है। बिना महिलाओं की लड़ाई के हम जब सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख को याद कर रहे हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फूले को याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें याद करने की ईमानदारी भी ये कहती है कि इस सभागार में महिलाओं की बराबर की संख्या होनी चाहिए, वरना हमें फिर से इस पे होमवर्क करना होगा। इसलिए मैं उसको साथ देते हुए, और हमारे बिहार के मंत्री जी हैं और अली अनवर साहब जिस एक दूसरे पहलू को रख करके गए कि ये ओबीसी एकता भी तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक इसमें किसान, कामगार, कमेरा जातियों में पसमानदा का जिक्र पूरी ताकत से ना हो। इसलिए मैं उनकी भी बात का समर्थन करते हुए तब इस ओबीसी में एकता को मुकम्मल मानता हूं। और फिर 2-3 मुद्दे, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, हम लोग तो वैसे भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और बोलेंगे। इस मंच पर जितने भी पूर्व के वक्ता थे उनकी बातों का समर्थन करते हुए, ये ओबीसी एकता इसलिए भी जरूरी है और इस मुल्क में ओबीसी लोगों आपको भी घर घर जा करके ये बात कहना जरूरी है
कि ये ओबीसी महासभा ने जो काम शुरू किया है, इसके पहले तमाम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। और सबसे पुराने, पहले चले जाइए उन तमाम जातियों के बीच, तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला, इन तमाम कमेरा लोगों ने जो विरासत में बनाया, उसे महात्मा ज्योतिबा फुले और साहू जी ने आगे बढ़ाया। और उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस दौर में लड़ रहे थे, बिहार में त्रिवेणी संघ बना था और उत्तर भारत में अर्जक संघ, इन सब ने उन कमेरा लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और इन सारी चीजों से निकाल करके वैज्ञानिक, तर्कशील, मानवतावाद और समाजवाद के आंदोलन के जरिए एकजुट करने का एक लंबा काम किया है। इसलिए ओबीसी किसी दौर में सोया नहीं था, न अभी सोया है, वो तब भी जगा था और आज भी जगा है और आगे जगा रहेगा। जवाब नंबर 1। अब दूसरी बात, शिकायत फिर ओबीसी से क्यों होती है कि ओबीसी अगर जाग जाए तो ये सब बदल जाए? क्योंकि जब आपकी आबादी इस मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा है। ये इसलिए मैं इस बात पर जोर देने आया हूं। अगर आपकी आबादी ज्यादा है और आपके पास मौका है तो आइए एक बड़ी एका बनाए। और वो बड़ी एका ऐसी एका नहीं होनी चाहिए जैसे इस देश का, मुल्क का निजाम जैसा झूठ बोलता है वैसा झूठ बोल करके हम कोई आंदोलन नहीं कर पाए। जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री होने के बाद वो राजनेता महोदय, उनको जाति नहीं याद आई। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, सेल्फ मेड ओबीसी हैं वो। असल में अगर ओरिजिनल ओबीसी होते, वो विरासत में वो दर्द पाए होते, वो जोखिम उठाए होते, तो इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमीशन का नाम लिए होते। अगर नहीं लिए तो तुम फेक ओबीसी हो, ये बात हम कहने आए। और आपसे भी शिकायत ओबीसी महासभा के लोगों, इसमें मंडल की तस्वीर नहीं है। बीपी मंडल की तस्वीर इसमें होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद उस शख्स ने इन बिखरी हुई 3743 जातियों को एक पहचान दिया, ओबीसी। और आज चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तो को भी बताना पड़ रहा है कि हम ओबीसी हैं, तो ये अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी विरासत से जुड़िए, आधा काम यही हो जाएगा। और इसलिए कह रहा हूं, मंडल का नाम लेना क्यों जरूरी है इस मुल्क के निजाम को। आप कहते हो कि ओबीसी हैं तो मंडल की बात इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे अतिथि महोदय बोल कर गए, बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद ओबीसी कमीशन न गठित किए जाने का एक बात कह करके गए थे। अफसोस, इस मुल्क के ओबीसी घरों में बाबा साहब भी देर से पहुंचे हैं, लेकिन अब पहुंच रहे हैं और इसमें ओबीसी महासभा जैसे तमाम संगठनों की जरूरत है। और उस मंडल की जितनी अनुशंसाएं बची हैं वो हमारी लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए। 27% आरक्षण तो दबाव में दिया गया था। मंडल कमीशन की अनुशंसा कह रही है 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल था। इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री अगर वाकई ओबीसी है तो पहली घोषणा ये करे कि मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू हैं। आज की डेट से इस मुल्क में 52%, और 52% क्यों भाई, ये तो 1931 की जनगणना और 1977 और 80 में रिपोर्ट, 1991-90 में लागू, 2021 में 2000 जो जनगणना होनी थी, कम से कम 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना करके गिनो कि हमारी आबादी कितनी है, और जितनी आबादी है फिर उतने आरक्षण की घोषणा करो, तब हम मानेंगे कि तुम ओबीसी हो, वरना फेक ओबीसी रहोगे। इसलिए केवल ये बात मैं जोर देकर के कहने वाला हूं कि हम लोगों के बीच जाएंगे तो ये मुद्दा कैसे समझाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये कार्यक्रम कन्विंस करने का हो रहा है। हम सब जागरूक लोग हैं। तो मंडल कमीशन की अनुशंसा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है तो इस मुल्क के 99% प्रोफेसर, 99.99% जज, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आज भी 3% लोगों के कब्जे में है। इसलिए हम कह रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन दोगे तब मानकर चलिए कि ओबीसी की ऐसी लड़ाई आगे बढ़ेगी।
तो जाति जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना। और आखिरी बात, ये कॉलेजियम सिस्टम, जज बने बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। 1986 का वक्त था, महात्मा ज्योतिबा फुले हंटर कमीशन के सामने वो बात हो रही थी किसानों की दशा क्या है। तो उन्होंने पहली बार ये किया कि किसानों का चोला पहना, एक फटा पुराना कुर्ता, एक बहुत मैला सा कंबल, और ऐसे ही चले गए, गेट से घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मेलन हो रहा है, हमें किसानों की बात कहनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन? तब तक पहचान गए लोग कि अच्छा आप ज्योतिबा फुले हैं। तब उन्होंने जाकर उस कमीशन के सामने एक बात कही थी, ये सारे लोग जो भरे पेट और अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, इन्हें पता ही नहीं किसानों का दर्द क्या है। आपको ये बताने के लिए कि किसान होता क्या है, मैं इस लिबास में आया हूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसान कितना दर्द सह करके वो जीवन जी रहा है, और ये भरे पेट वाले उनका दर्द क्या बताएंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है ओबीसी महासभा के लोगों, तो ओबीसी को तो एकजुट करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। जब भारत बर्बाद होगा, संविधान बर्बाद होगा, तो कितनी भी बड़ी जाति की महासभा होगी, एक दिन उसका भी नंबर आएगा। इसलिए जाति के सम्मेलनों से तो ये बचाव नहीं होने वाला। छतरी तो एक ही बनेगी, और वो ओबीसी की बनेगी। और जब आप ओबीसी के नाम पर लोगों को एकजुट होंगे, तो अपने आप आपको अपने कुछ भाई नजर आएंगे, जिन्हें जैसे जाति के नाम पर ओबीसी बनाकर प्रताड़ित किया गया, वैसे इस मुल्क में इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप दर्द का रिश्ता आपका उनसे बनेगा, इस देश के दलितों से बनेगा, और 90% लोगों की एकजुटता अपने आप बन जाएगी। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए, अगला कार्यक्रम किसी दिल्ली, बंबई, लखनऊ और भोपाल में मत करिएगा, अगला कार्यक्रम किसी गांव चौराहे पर करिएगा। हम सारे लोग आएंगे और इसमें से बहुत सारे लोग चलेंगे, 90% को एक करना है, और इसकी जिम्मेदारी ओबीसी महासभा की है। और यह बात बाबू जगदेव प्रसाद और जगदेव बाबू ने क्या कहा, पहले डॉक्टर लोहिया ने, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को आगे बढ़ाकर जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा। और आखिरी जाते जाते टिप्पणी करना जरूरी समझता हूं।